हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया है कि समाज का विकास किसी सीधी या सरल रेखा के समान नहीं होता है और ना ही कोई ईश्वरीय प्रेरणा उसके पीछे होती है, बल्कि हीगल का अनुसरण करते हुए मार्क्स ये कहता है कि समाज का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा होता है और विकास की दिशा को निर्धारित करने वाले तत्व आर्थिक तत्व होते हैं। क्योंकि उन्होंने मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को इतिहास पर लागू करने का प्रयास किया है और इसी प्रयास को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। मार्क्स कहता है कि समाज का विकास द्वंद्व से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को गति प्रदान करते हैं। यही इसी सिद्धांत की मूल मान्यता भी है। इस सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे आर्थिक नीतिवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या इत्यादि। मार्क्स कहता है कि इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। मार्क्स ये कहते हैं कि इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता बताते हुए ये कहते हैं कि जो उत्पादन पद्धति है वही मानव समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है। मार्क्स के पहले जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि इतिहास का निर्माण बड़े बड़े राजाओं ने, बादशाहों ने, युद्धों ने और सेनापतियों ने किया है। और कार्लाइल तो ये भी मानते हैं कि इतिहास का निर्माण जो महान नायक हुए हैं हमारे, जैसे जूलियस सीजर हैं, नेपोलियन हैं, क्रॉमवेल हैं, इनके द्वारा किया गया है। जबकि हीगल ये कहते हैं कि महान विचारों ने ही मानव समाज का विकास किया है। लेकिन मार्क्स इन सब का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास केवल कुछ महान व्यक्तियों के महान कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि जो इतिहास की सभी घटनाएं हैं उसकी आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का ही परिणाम है, उसी का ही नतीजा है। यदि हमें किसी राजनीतिक संगठन का या उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें उसके आर्थिक ढांचे को सबसे पहले जानना होगा। जो मानवीय क्रियाएं होती हैं वो नैतिकता से, धर्म से या राष्ट्रीयता से नहीं, बल्कि केवल और केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। मार्क्स कहते हैं कि जो मनुष्य समाज में रहकर उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन के आधार पर वो एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों में बन जाते हैं। ये जो संबंध होते हैं अनिवार्य होते हैं और उस पर व्यक्ति का कोई वश नहीं होता, क्योंकि जो उत्पादन संबंध होते हैं इसी से समाज की जो आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है और यही आर्थिक संरचना कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण भी करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वही जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के स्वरूप को निर्धारित करता है। उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे ही मनुष्य के जितने भी सामाजिक संबंध हैं वो भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंत अस्तित्व में आ जाता है और जब यही उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है तब पूंजीपति या उद्योगपति का जन्म हो जाता है। इस प्रकार वो कहता है कि उत्पादन पद्धति ही सामाजिक व्यवस्था का आधार है और जब जब उसमें परिवर्तन होता है उसी प्रकार जो सामाजिक विकास है उसमें भी अगला जो चरण है, अगले जो सीढ़ी है उस पर वो बढ़ता है, अगले जो स्टेप है उसकी ओर वो बढ़ता है। तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ ही सामाजिक विकास के जो नए चरण हैं उनका जन्म भी होता है। मार्क्स कहता है कि इतिहास के विकास की प्रत्येक अवस्था, चाहे वो कितनी ही खराब हमें क्यों ना दिखाई दे, अपनी पिछली अवस्था से हमेशा ही उत्तम होती है। उत्तम इसलिए होती है क्योंकि वो विकास की
चरम परिणति के अधिक निकट होती है। इस प्रकार क्योंकि वो आगे बढ़ रही है तो पहले की अपेक्षा वो उससे अधिक श्रेष्ठ होती है। अब उत्पादन के साधनों के आधार पर जैसे जैसे समाज बदलता है उसके इतिहास को मार्क्स ने 5 युगों में बांट दिया है। वो कहते हैं कि अब तक जो इतिहास है उसमें 5 जो युग आए हैं उसको पूरे को उसने 5 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहले वो बात करता है आदिम साम्यवादी युग की। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जब मनुष्य कंदमूल या शिकार करके अपना पेट भरता था और शिकार द्वारा पेट भरने की स्थिति ने जो उसको ग्रुप में रहने का या सामूहिक जीवन था उसका प्रारंभ हुआ। अब लोग मिलकर शिकार करते, मिलकर उसे खाते। अब यहाँ पूरी समानता थी और पूरी स्वतंत्रता थी, ना कोई शोषण करने वाला था और ना कोई शोषित था जिसका शोषण किया जाए। तो उन दिनों परिवार नहीं था, पूरे जो लोग थे, जो कबीला होता था वही परिवार माना जाता था। उसमें सभी जो स्त्री पुरुष थे वो समानता और स्वतंत्रता के आधार पर संबंधित होते थे। और इस प्रकार को जो समाज था, ये जो युग था आदिम साम्यवादी युग, इसमें मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होता था। लेकिन आगे चलकर जब मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन किया, उसने नए नए औजारों को बनाना सीखा, आग जलाना सीखा, जानवर पालने सीखे, उसने जब कृषि सीखी तो इसके फलस्वरूप अलग अलग कबीले जो हैं उनके अलग अलग पेशे हो गए और दूसरी तरफ ये जो कबीले हैं उनमें लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। अब एक तो ये जो काम बढ़ गए, मेहनत ज़्यादा हो गई और उसके साथ ही साथ उनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो इसके कारण उनको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता था और काम भी ज़्यादा हो गया था। तो इस प्रकार अब क्या हुआ, जब लड़ाइयाँ होती तो इसमें जो हार जाते लोग, उन लोगों का दूसरे कबीले वाले गुलाम बनकर रखने लगे और अब उनमें जो कार्य का बंटवारा, उसके साथ साथ समाज भी 2 वर्गों में बट गया, एक मालिक बन गया और दास। अब समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहता था, तो दास युग आ गया। अब जैसे कि अभी हमने बात की कि प्रारंभ में साम्यवादी व्यवस्था थी और इसके पश्चात जब ये व्यवस्था बदली, कार्य विभाजन जब हुआ तो दास युग प्रारंभ हो गया। श्रम विभाजन ने के कारण जो कुछ लोगों ने अपना जो गुलाम बनाना है वो शुरू कर दिया और उनके शारीरिक श्रम के कार्य उनसे करवाने लगे और अपना जो समय था वो आमोद प्रमोद और विद्या कला इत्यादि में वो बिताने लगे। इसका उदाहरण मार्क्स देते हैं, जैसे प्राचीन यूनान के नगर राज्य। वो कहते हैं प्राचीन यूनान में जो नगर राज्य थे वहाँ ये जो दास प्रथा प्रचलित थी। इसमें मालिक का दास पर वैसा ही हक था जैसे कि मकान, जमीन या जानवर पर। दास युग में आदमी पशुओं की तरह ही बिका करते थे। केवल दास ही नहीं, उसके पत्नी और बच्चे भी मालिक की संपत्ति हुआ करते थे। इस युग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की ज्यादा, इसलिए मालिकों को ये डर रहता था कि कभी ये सभी दास मिलकर के विद्रोह ना कर दे, उसको नष्ट ना कर दे। इसलिए उन्होंने दासों की शारीरिक शक्ति को कंट्रोल करने के लिए राज्य सत्ता को जन्म दिया और मार्क्स कहता है कि यहीं से कानून, पुलिस और जेल जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्तित्व में आई। उसके बाद आता है सामंती युग। सामंती युग में जो दास थे वो मालिकों की गुलामी से तो आजाद हो गए, लेकिन वो जमीन के गुलाम बन गए। सामंतवादी युग में राजा और उसके जो सैनिक सामंत थे वो भूमि के मालिक होते थे। क्योंकि राजाओं का ज्यादातर समय युद्धों में बीतता था, तो जो प्रोडक्शन का काम था, उत्पादन का काम था, वो किसान करते थे। ये किसान ना तो दास थे और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र भी। उन्हें दास वाली स्थिति से इस कंडीशन पर, इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे मालिक की जमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, उसकी वो खेती करेंगे और उसके बदले में उन्हें जमीन का एक छोटा हिस्सा दे दिया जाएगा। इस तरह से वो उसको एक जमीन का टुकड़ा दे करके और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी जमीन पर काम करवा करके उनका शोषण करने लगे। अब सामंतवादी समाज में भी जो समाज है 2 भागों में बट गया, सामंत और किसान। सामंत किसानों का शोषण करने लगे। लेकिन इसी के साथ ही एक जो चीज़ और हुई वो ये थी कि इसी व्यवस्था में
किसानों को खेती करने के बाद भी काफ़ी समय मिल जाता था और उस समय में उन्होंने कई ऐसी दस्तकारी की चीज़ों का आविष्कार किया जिसकी मदद से किसान अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें बनाने लगे। पहले वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था और बाद में जो वस्तुएं बच जाती थी उसका आदान प्रदान भी उसने शुरू कर दिया। अब इस आदान प्रदान के लिए एक ऐसा वर्ग बना जो कि एक व्यक्ति से चीज़ें खरीदता और दूसरे व्यक्ति को देता। ये जो वर्ग था वो व्यापारी वर्ग कहलाया। धीरे धीरे इस वर्ग के पास पैसा इकट्ठा होता गया और ये अपने जो कल करघे का मालिक भी बन गया और इस प्रकार जो सामंती समाज था मशीन का आविष्कार हो जाने पर पूंजीवादी समाज में बदल गया। इस प्रकार जब मशीन अस्तित्व में आई तो सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग प्रारंभ हो गया और पूंजीवाद ने अपना वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के बाद में प्राप्त किया है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आई। औद्योगिक क्रांति के कारण जो कल कारखाने हैं, मशीनें हैं, वो अत्यधिक चलन में आ गए। उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा। सर्वसाधारण को न तो ये साधन प्राप्त थे और न ही वो अपने जो पुराना उनका कौशल था उसके अनुसार ही अपना रोजगार चला सकते थे। मजबूर होकर के उनको अपना जो श्रम है उसे बेचना पड़ा। अब इस युग में जो मजदूर थे उनको भी दूसरे सामानों की तरह बेचा जाने लगा और खरीदा जाने लगा। तो इस प्रकार ये जो पूंजीवादी युग है उसमें मजदूर वर्ग है वो हमारे सामने उभर के आया। लेकिन इस जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के बीच में एक मध्यम वर्ग का उदय होता है जो कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच रहकर या मजदूर वर्ग के बीच रहकर या श्रमिक वर्ग के बीच रहकर इन दोनों के बीच सीधा संघर्ष नहीं होने देता, सीधा टकराव नहीं होने देता। पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो मिडिल वर्ग होता है ये भी इसके श्रमिक वर्ग की भांति बन जाता है और पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग एक दूसरे के विरुद्ध घोर जो एक दूसरे का जो विरोध है उनमें बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे का जो विरोध शुरू कर देते हैं और इस विरोध का अंत तभी होता है जब पूंजीपति वर्ग का पूरी तरह से नाश हो जाता है और उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाता है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन के बीज को छिपाए रखता है। तो इस प्रकार ये जो युग हैं वो हमारे सामने आते हैं कि इसका जो नेक्स्ट चरण आता है पूंजीवादी युग की समाप्ति के बाद मार्क्स कहता है कि जब पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो मजदूरों के शोषण पर आधारित है और जब ये शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो और मजदूरों को जब अपना अस्तित्व ही खतरे में आने लगता है तो वो उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और जो श्रमिक है पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकते हैं। ये एक नई जो क्रांति है वो आ जाती है और इसी क्रांति के फलस्वरूप एक नए समाज की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स उद्घोषणा करते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा होगा कि एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज बन जाएगा। लेकिन इस वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना से पहले एक संक्रमणकालीन अवस्था आएगी जिसे मार्क्स सर्वहारा का अधिनायकवाद की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं सर्वहारा के अधिनायकवाद में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाएगा और इस अवस्था की समाप्ति के बाद एक ऐसे समाज की स्थापना होगी, एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा। एक साम्यवादी युग की स्थापना हो जाएगी। ऐसा समाज बनेगा जिसमें व्यक्ति व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और जो राज्य नाम की संस्था है जो कि श्रमिकों का शोषितों का शोषण करने का एक यंत्र मात्र है, इसका लोप हो जाएगा। मार्क्स साम्यवादी युग के दो लक्षण बताते हैं। पहला तो लक्षण वो कहते हैं कि समाज अंत में जाकर के राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन हो जाएगा। दूसरा, इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत
जो होगा वो ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं पांचों युगों के आधार पर कि किस प्रकार से उत्पादक शक्तियां उत्पादक संबंधों का निर्माण करती हैं, और जब उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप उत्पादक संबंधों में समाज की रचना के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार जो पूरा जो समाज है उसका एक क्रम से विकास होता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से मार्क्स ने ये निष्कर्ष निकाला, ये बताया कि जिस प्रकार प्रकृति के विकास के कुछ नियम होते हैं उसी तरह समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम हैं, और इतिहास का अध्ययन करके मानव समाज के विकास को जानने का प्रयास किया जा सकता है। इतिहास के द्वारा हम मानव समाज के विकास को समझ सकते हैं। इसके साथ ही मार्क्स ये भी निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी कहते हैं कि सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन होता है वो महापुरुषों के द्वारा या उनके विशेष कार्यों के द्वारा या महान विचारों से नहीं होता, बल्कि आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण या सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, और प्रत्येक युग में प्रत्येक जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें उसी वर्ग का आधिपत्य होगा जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहेगा, जिसका कंट्रोल रहेगा वही आधिपत्य रखेगा। और जब उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होगा तो उत्पादकीय संबंधों में भी परिवर्तन अपने आप ही आ जाएगा। तो इस प्रकार जो ये वर्ग संघर्ष है जो प्रारंभ से चला आ रहा है, यही सामाजिक विकास की कुंजी है या की है। दास युग से लेकर के सर्वहारा के अधिनायकवाद तक वर्ग संघर्ष सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का काम करता है। लेकिन जब साम्यवादी युग की स्थापना होती है, वहां से लेकर वर्ग विहीन समाज की जब स्थापना होगी, जब अंतिम साम्यवादी युग जब आ जाएगा, उस समय वर्ग संघर्ष की ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ये भी बताता है कि विकास यहाँ आकर के जो समाप्त हो जाएगा, यहाँ आकर के रुक जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने समाज के इतिहास को 5 मुख्य युगों में बांटा है, और इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से ही मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद का आगमन होगा। ये वो साम्यवाद के आगमन की उद्घोषणा करता है। तो ये था मार्क्स की आर्थिक जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।